हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 2 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, चीन के जवाब में भारत भी बनाएगा ब्रह्मपुत्र पर बांध। और दूसरी न्यूज़ है, बाटा के पहले भारतवंशी ग्लोबल सीईओ बने संदीप। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में 10 गीगावाट की पन बिजली परियोजना लगाने की योजना बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से पर चीन द्वारा बांध बनाने की खबरें मिलने के बाद भारत की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग त्सांगवे के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत से निकलकर भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बंगाल तक जाती है। भारतीय अधिकारियों को डर है कि चीन द्वारा इस पर बांध बनाने से भारतीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। यह पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के चलते दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध फिलहाल अच्छे नहीं हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी टीएस मेहरा ने बताया कि चीन द्वारा बांध बनाने से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भारत को भी अरुणाचल प्रदेश में एक बांध बनाना पड़ेगा। सरकार में उच्च स्तर के सामने हमारा प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि चीनी बांध का मुकाबला करने के लिए भारत भी बड़ी जल भंडारण क्षमता का निर्माण करेगा। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बाटा के पहले भारतवंशी ग्लोबल सीईओ बने संदीप। दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमान संभाल रहे भारतवंशियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। भारतीय मूल के संदीप कटारिया फुटवियर सेक्टर की दिग्गज फर्म बाटा के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बने हैं। उन्हें बाटा इंडिया के सीईओ से पदोन्नत करते हुए ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। कटारिया के नेतृत्व में बाटा इंडिया ने तरक्की का सफर तय किया। युवा ग्राहकों को लक्ष्य करते हुए उन्होंने बाटा की नई पहचान बनाने में खास योगदान दिया है। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयों का दबदबा वैसे तो कई साल से है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह दबदबा और बढ़ा है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए। कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत सख्त, जो इन्होंने कृषि बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था, उस पर अपनी घरेलू राजनीति की वजह से भारत में जारी किसान आंदोलन के बारे में बयान देना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कूटनीतिक लिहाज से भारी पड़ सकता है। भारत ने उनके बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे बेबुनियादी और अनुचित करार दिया है। ट्रूडो पहले भी राजनीतिक वजहों से भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर चुके हैं, जिसका दोनों के रिश्तों पर असर भी दिखाई दिया है। मद्देनजर बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन की बैठक में कनाडा भारत की एमएसपी देने की नीति का विरोध करता रहा है। किसान आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग एमएसपी की गारंटी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया और भारत सरकार की आलोचना की। गुरु नानक जयंती पर जारी वीडियो में ट्रूडो ने कहा, हालात चिंताजनक है। हम सब अपने दोस्तों और परिजनों को लेकर चिंतित हैं। हम वार्ता की ताकत को समझते हैं और यही वजह है कि हमने भारतीय अधिकारियों तक अपनी बातों को कई माध्यमों से पहुंचाया है। ट्रूडो के कैबिनेट सहयोगी व रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने भी एक दिन पहले ट्वीट किया था कि किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भारत की तरफ से कुचलना काफ़ी चिंताजनक है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। आर्थिक गतिविधियों में तेजी जारी, विकास के रास्ते पर इकोनॉमी, जीएसटी, रेलवे ढुलाई व पेट्रोल खपत में लगातार तीसरे महीने वृद्धि, देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च। और तीसरी न्यूज़ है, ई कॉमर्स पोर्टल को बैंकों से मिल रहा कैशबैक गैर कानूनी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। नवंबर में आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों से साफ हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पर है। पिछले महीने जीएसटी संग्रह के साथ रेलवे ढुलाई, बिजली खपत और पेट्रोल बिक्री में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। रोजगार के मोर्चे पर भी स्थिति सुधरी है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने से रोजगारी
में कमी दर्ज की गई है और नवंबर में बेरोजगारी दर सितंबर 2018 के बाद अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी दर 6.51% के स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर 2018 में यह दर 6.47% थी। इस साल अक्टूबर में बेरोजगारी दर 6.98% रही। मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति को दर्शाने वाले परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI का मजबूत स्तर नवंबर में भी बरकरार है। नेक्स्ट है देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इस कदम के साथ भारत इस श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। लॉन्चिंग के मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शुरुआती स्तर पर 100 शहरों दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में IOC के चुनिंदा आउटलेट पर XP 100 प्रीमियम यानी कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल उपलब्ध होगा। दूसरे चरण में चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता में XP 100 प्रीमियम पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस प्रीमियम पेट्रोल को IOC की मथुरा स्थित रिफाइनरी में तैयार कर सभी शहरों में पहुंचाया जाएगा। ऑक्टेन रेटिंग से ईंधन की स्टेबिलिटी का पता चलता है। इससे यह निर्धारित होता है कि ईंधन किस हद तक नॉकिंग से बचाव कर सकता है। लग्जरी कारों के लिए 100 ऑक्टेन पेट्रोल की मांग रहती है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स पोर्टल को बैंकों से मिल रहा कैशबैक गैरकानूनी। बैंकों द्वारा ई कॉमर्स पोर्टल पर खरीद करने पर 10 से 20% की छूट या कैशबैक को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मौजूदा बैंकिंग व व्यापार कानूनों का उल्लंघन बताया है। कैट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीया व राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि किसी बैंक के कार्ड से ऑफलाइन खरीदने पर कोई कैशबैक नहीं मिलता, जबकि ई कॉमर्स कंपनी से वही सामान खरीदने पर कैशबैक मिलता है। कैट ने अभियान मेक अमेज़न पे को समर्थन की बात कही है। इस वैश्विक अभियान के तहत आरोप है कि अमेज़न ने कर्मियों और पर्यावरण की कीमत पर मुनाफा कमाया है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। तो पहला आर्टिकल है मुमकिन है रोजगार सृजन का वादा। बुनियादी ढांचे के विकास और उससे निजी क्षेत्र में होने वाले फायदे से 5 वर्षों के दौरान बिहार में 19 लाख नौकरियां सृजित किया जाना संभव है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन GN वाजपेयी द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल है ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति की दस्तक। हाइड्रोजन ऊर्जा विमानों से लेकर जलयानों और कम दूरी के परिवहन का उपयोग माध्यम सिद्ध हो रहा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऊर्जा संबंधी मामलों के जानकार अरविंद मिश्रा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है अनुचित हस्तक्षेप। जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन में अनुचित हस्तक्षेप किया है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहला आर्टिकल है कोरोना काल की कशमकश के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र और प्रशासन की मजबूती के प्रतीक बने। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने राज्य की कमान भी संभाल ली है। उम्मीद है कि सरकार अब जनता की उन परेशानियों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम करेगी जिन वादों पर भरोसा करके जनता ने सत्ता में उनकी वापसी कराई। देश भर में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार से ही जाते हैं। कोरोना महामारी की भयावहता के शिकार हुए ऐसे तमाम मजदूरों को विकट परिस्थितियों में वापस अपने गृह राज्य लौटना पड़ा। आर्थिक मुश्किलों के कारण उनके त्रासद जीवन की दर्दनाक दास्तान सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का दिल पसीज जाए। शायद इसी पहलू ने विभिन्न दलों का घोषणा पत्र तैयार करने वालों को उसमें रोजगार सृजन के मुद्दे को व्यापकता के साथ शामिल करने के लिए प्रेरित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बिहार 26वें स्थान पर है। इस रैंकिंग को लेकर बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी BIA
के प्रेसिडेंट R.A. खेतान ने कहा कि उन्हें इस पर कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि राज्य में अन्य पहलुओं के साथ ही बुनियादी ढांचे की हालात बहुत खस्ता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों में प्लास्टिक और परिवहन से लेकर कई अन्य उद्योगों से जुड़ी हमारी करीब 11 इकाइयां हैं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कारोबारियों को निम्न स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। खेतान के अनुभव से स्पष्ट है कि अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा रोजगार सृजन की संभावनाएं कमजोर हैं। किसी राज्य का आधुनिकीकरण सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डे आदि के निर्माण से ही आरंभ होता है। अनुभवजन्य साक्ष्य यही दर्शाते हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास बड़ी तादाद में रोजगार सृजन करता है। बिहार का प्राचीन और समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ राजगीर और में नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वसावेश, बोधगया और सीतामढ़ी जैसे तमाम स्थल हैं, जिसमें देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने का पर्याप्त आकर्षण है। राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार सृजन के लिए भारी संभावनाएं विद्यमान हैं। राज्य के मौजूदा कौशल के लिए भी रोजगार उपयुक्त है। कोरोना संकट ने घर से काम करने को एक आवश्यकता बना दिया है। ऐसे में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ इकाइयों गांवों की ओर रुख कर रही है। केंद्र सरकार पहले ही वादा कर चुकी है कि देश में प्रत्येक पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। ऐसे में बिहार के अर्ध शहरी क्षेत्र इस अवसर को लपक सकते हैं। हालांकि इसे बुनाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा क्षमताएं विकसित करनी होंगी। वैसे भी इन बीपीओ में तमाम प्रवासी बिहारी ही कार्यरत हैं। प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि उनका आखिरी चुनाव है। सुशासन बाबू के रूप में उनका नाम तभी इतिहास में दर्ज होगा जब वह अपने शासन को समृद्ध बनाने वाली विरासत के रूप में छोड़ें। तभी वह संतुष्टि के साथ विदाई लेने के साथ उस कर्ज को उतार सकते हैं जो राज्य के मतदाताओं ने बीते 2 दशकों में उनमें भरोसा दिखाकर उन पर चढ़ाया है। नेक्स्ट आर्टिकल है ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति की दस्तक। लगातार बढ़ता प्रदूषण कई समस्याओं की वजह बन रहा है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फ की पिघलती चादर ने मानव जीवन के समक्ष गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इन सबके पीछे जीवाश्म ईंधनों के अतिशय प्रयोग को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाली जहरीली धुआं पर्यावरण ही नहीं मानव सभ्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। खास बात यह है कि जीवाश्म ईंधन के स्रोत जहां सीमित हैं, वहीं ये लक्ष्य ऊर्जा संसाधनों के मुकाबले पर्यावरण को कई गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। इन परिस्थितियों में हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में दस्तक दे रही इस नई क्रांति को समझने के लिए इसमें तकनीकी पहलुओं के साथ इसके विकास और अनुप्रयोग से जुड़े पृष्ठभूमि को भी समझना होगा। कोयले की जगह पानी ही भविष्य में ऊर्जा का आधार बनेगा। 1874 में इस सिद्धांत को प्रमाणित करने वाले जूलियस वर्ने अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस हाइड्रोजन ऊर्जा का सपना उन्होंने देखा था, उस दिशा में दुनिया की कई आर्थिक महाशक्तियां कदम बढ़ा रही हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से हम अक्षय ऊर्जा के वैश्विक केंद्र बनकर उभरे हैं, उसे देखते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाना होगा। यदि हम कृषि कार्यों से निकले अपशिष्ट और अन्य बायोमास का प्रयोग हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पन्न करने में कर सकते हैं तो ऊर्जा के नए युग का सूत्रपात होगा। हमारे यहाँ इस्पात उत्पादन के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता अधिक है। केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इस्पात उत्पादन के लिए गैस आधारित उत्पादन को बढ़ावा मिले। हाइड्रोजन ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम हाइड्रोजन स्टेशन की श्रृंखला खड़ी करनी होगी। सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए यदि हम इस दिशा में ठोस कदम उठा पाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत के लिए आर्थिक तरक्की का नया द्वार हाइड्रोजन ऊर्जा के माध्यम से खुलेगा। इसमें ग्रीन हाउस गैस की कटौती का लक्ष्य भी पूरा होगा, जिससे न सिर्फ हमारी वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियां का भी जीवन स्तर सुधरेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुचित हस्तक्षेप। नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह अपनी कूटनीतिक सीमाओं से आगे जाकर टिप्पणी की है, वह भारत के आंतरिक मामले में अनुचित हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि एक आर्थिक राजनीतिक विषय को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से देखने की कुचेष्टा भी है। दुर्भाग्य से इस तरह की कुचेष्टा कनाडा की मौजूदा सरकार पहले भी कर चुकी है। इसके चलते वह भारत के
रुख रवैये को भी से दो चार हो चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को अपने हिसाब से बनाने के फेर में उसे भारत से संबंधों की परवाह नहीं है। कनाडा सरकार के रवैये की जैसी आलोचना की गई उसके वह खुद ही जिम्मेदार हैं। उचित यह होगा कि मामले में देश के अन्य राजनीतिक दल भी कनाडा सरकार को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि वह देश के आंतरिक मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप करती दिखती रही है। इस मामले में सबसे अधिक सक्रियता दिखाने की जरूरत पंजाब सरकार को है, क्योंकि उसने ही वस्तुतः किसानों को उकसाकर दिल्ली कूच करवाया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, घरेलू सत्र का आगाज मुश्ताक अली ट्रॉफी से। भारत के घरेलू क्रिकेट की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से होगी। दैनिक जागरण ने 27 नवंबर को ही ये जानकारी दी थी। जल्द ही बीसीसीआई इसकी घोषणा करेगी। बीसीसीआई के शीर्ष सूत्रों के अनुसार मंगलवार की सुबह अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव अजय शाह, पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, एन श्रीनिवासन और पूर्व आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला के बीच जूम मीटिंग में घरेलू क्रिकेट पर आए राज्य क्रिकेट संघों के सुझाव पर चर्चा हुई। इसके बाद मिलकर यह फैसला लिया गया कि सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट का आयोजन होगा। तो ये आज का यानी 2 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।